Hello everyone, welcome to Study with Dipali. So this is my fourth video on YouTube related to B.Ed subject Teacher, Teaching and Technology. इस सब्जेक्ट की आज हम फोर्थ यूनिट करेंगे जो कि है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इस यूनिट के हैंड रिटन नोट्स आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सो द टॉपिक विल कवर इन दिस यूनिट्स आर concept of management, characteristics, 4 steps of management, Glacier's models, written objectives और RCEM approach। ये टॉपिक हम इस यूनिट में कवर करेंगे। So let's get start with our first topic, that is concept of management। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है? Things getting done. Management is often described as the art of getting things done through people. what is मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का क्या मतलब है? किसी काम को करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक पीपल, टाइम, मनी का सही यूज़ करना, सही तरीके से अपने गोल को ईजीली अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास मनी है, बट हम उसका अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। वेदर इट इज़ एजुकेशनल गोल, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, किसी भी गोल को हम अचीव नहीं कर सकते अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उस काम को नहीं करेंगे। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है ये हमने समझ लिया। अब मैनेजमेंट टीचिंग में क्या रोल प्ले करता है हम ये समझते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल एंड टीचर एक्ट एज अ मैनेजर। जो टीचर और प्रिंसिपल हैं वो मैनेजर्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं सब चीज़ों को, रिसोर्सेज को और पीपल को। दे मैनेज रिसोर्सेज एंड पीपल लाइक स्टाफ और स्टूडेंट्स और स्टाफ को मैनेज करके चलना, रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना, वो किनका काम है? प्रिंसिपल्स का और टीचर का। इनका गोल क्या है? टू इफेक्टिवली एडुकेट स्टूडेंट्स बाय अचीविंग एजुकेशनल गोल थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। बच्चों को एजुकेट करना, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना उनके अचीविंग गोल के लिए और एक स्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ, ये इनका मेन गोल होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट। टीचिंग मैनेजमेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। टीचिंग और लर्निंग जो है वो इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है, मीन्स दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। टीचर्स बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड रोल्स। मैनेजमेंट में टीचर्स जो है वो बहुत ही कॉन्शियस होती हैं, अपनी ड्यूटीज़ एंड रोल को लेकर अच्छे से पूरा करती हैं। इनकरेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इनकरेज करता है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। रिड्यूस ऑब्स्टिकल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लासरूम। कम करता है लड़ाई को, प्रॉब्लम्स को क्लासरूम्स की। प्रॉपर प्लानिंग बिल्ड टीचर्स कॉन्फिडेंट। प्रॉपर प्लानिंग होती है तो इसीलिए टीचर भी कॉन्फिडेंट फील करती हैं। So we have 4 steps in management. First is planning. Now what is planning? According to I.K. Davis, planning is the work a teacher does to establish learning objective. Planning वो काम है जो teachers करते हैं अपनी learning objective को establish करने के लिए। First, they have to decide what to teach and how to teach. क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है वो हम planning में decide करते हैं। First key activities of this is system analysis. System analyze करना, task analyze करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट्स की नीड को आइडेंटिफाई करना, एंड फोर्थ इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना। द सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड रिलेटिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। प्लानिंग में हमने डिसाइड करा व्हाट टू टीच, ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं हाउ टू टीच। द मटेरियल रिक्वायर्ड इन टीचिंग, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिन मटेरियल्स की हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। जो स्ट्रेटजीज़ और रूल्स हमें बनाने हैं वो भी हम ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड करते हैं। कुछ की एक्टिविटीज़ हैं इसमें, जैसे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें स्मार्ट बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी या हमें 3D मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी, उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। क्रिएटिंग एन इकोनॉमिकल वे टू रीच गोल, एक ऐसा इकोनॉमिकल वे क्रिएट करेंगे जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके इन द वेरी लेस एक्सपेंसेस। So the third one is leading is inspiring. Leading, it involves motivating, encouraging and guiding students so that they will readily achieve the learning objectives. Means लीडिंग में टीचर्स क्या करते हैं?
स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं और गाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रेडी हो सके। इसके कुछ कोर एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ सेलेक्टिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़। इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और मैनेज करते हैं टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप को। नेक्स्ट इज़ मोटिवेट एंड रेनफोर्समेंट। स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है जिससे वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। Step is controlling. Controlling is a process of determining whether the plans are being carried out effectively. कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमने प्लान्स बनाए थे क्या वो इफेक्टिवली यूज़ हो पा रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं। की एक्टिविटीज़ हैं इवेल्युएटिंग द टीचिंग सिस्टम। टीचिंग सिस्टम का इवेल्युएशन निकालते हैं। ऑब्जर्विंग लर्निंग सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। एंड थर्ड इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग सिस्टम। अगर टीचिंग सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस करते हैं प्लान्स में। Our next topic is Robert Glaser's basic model of teaching. In 1962, Robert Glaser had developed a basic model of teaching which consists 4 steps. These steps are quite similar to the steps given by Davies. This model divided the teaching process into 4 distinct components that feed into each other. The first component is instructional objective. Defining goal. Instructional objective में हम goal को define करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को, एक्टिविटीज़ की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और टास्क को एनालिसिस करते हैं। किसी भी क्लास में एंटर करने से पहले हम एंटरिंग बिहेवियर देखते हैं, स्टूडेंट्स की प्रीवियर नॉलेज को चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट्स की प्रीवियर नॉलेज क्या है, डिफ़ाइन करते हैं एंटरिंग बिहेवियर कैसा है क्लासरूम का, आइडेंटिफाई करते हैं मोटिवेशनल लेवल कितना है स्टूडेंट्स का, और सोशल और लर्निंग कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स में हम टीचिंग मेथड्स क्या अप्लाई करने हैं ये डिसाइड करेंगे, सिलेक्शन करेंगे टीचिंग प्रिंसिपल्स का, और अगर कोई टीचिंग प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसमें हम इवैल्यूएशन करेंगे, कंस्ट्रक्शंस करेंगे टेस्ट की, और प्रोवाइड करेंगे फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. So first thing we have to understand what is instructional objective. Instructional objective क्या होता है और इसे बनाता कौन है? Instructional objectives को बनाते हैं टीचर्स एक लेसन प्लान रेडी करते हैं जिसमें कि होता है कि हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बच्चों को क्या समझ आएगा, बच्चे उस चैप्टर से क्या समझ पाएंगे, वो पहले ही प्लान करते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्टिव है उनका, वो एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो बच्चे उससे कितना सीखेंगे। एंड एट द लास्ट क्लास ओवर होने के बाद वो बच्चों से जब फीडबैक लेते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो बच्चे अगर उसका आंसर कर पाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट करा था उस पर हम कितना उसको फुलफ़िल कर पाए हैं, कितना पूरा कर पाए हैं। सो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। हमारी 3 अप्रोचेज़ हैं जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिख पाते हैं। फर्स्ट इज़ मेगर अप्रोच या स्कीम, second is Miller scheme, and third one is RCEM approach, Regional College of Education मैसूर मेथड। इन्होंने ये अपने ही कॉलेज के नाम पर अप्रोच बनाई थी। फर्स्ट स्कीम को समझते हैं, मेगर स्कीम स्पेसिफाइज 3 क्राइटेरियाज फॉर ऑब्जेक्टिव। 3 क्राइटेरियाज बनाए हैं इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स के। फर्स्ट इज टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है? टर्मिनल बिहेवियर मतलब जब टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ा दिया उसके बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आए, उसको क्या समझ आया, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल बिहेवियर। व्हाट स्टूडेंट डज, उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसको कितना समझ आया है। नेक्स्ट इज कंडीशन, अंडर विच कंडीशन दे डू इट, किस कंडीशन में वो उसको कर पा रहा है। एंड थर्ड इज क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, किस क्राइटेरिया से उसने करा है, उसकी परफॉर्मेंस का क्या स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हमने एक इक्वेशन दी स्टूडेंट को, कैलकुलेट करा उसने इक्वेशन को, तो दैट इज़ टर्मिनल बिहेवियर। पढ़ाने के बाद वो इक्वेशन दिया तो उसको वो सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज उसने किस कंडीशन में वो किया, ठीक है, उसने कैलकुलेटर का यूज़ करा या विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर ही उसने इक्वेशन सॉल्व कर ली। एंड थर्ड इज
स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में मतलब कितना एक्यूरेसी से उसने करा, कितने टाइम में करा, क्या कोई एरर आया या विदाउट एरर करा, तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम मेगर स्कीम में, ये ऑब्जेक्टिव पहले ही सेट करते हैं टीचर्स। नेक्स्ट स्कीम इज मिलर्स स्कीम, या फिर हम कहते हैं मिलर्स अप्रोच। मिलर्स मैथड इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। इसका यूज़ करा जाता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए, समझने के लिए। ये साइटोमोटर डोमेन बेस्ड होती है, मतलब कि फिजिकली डोमेन होती है। ये फिजिकल बेस्ड और फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मिलिट्री स्कीम। मिलिट्री साइंस बेस्ड है ये, और ये फोकस करती है टास्क एनालिसिस पर, राइट, एंड परफॉर्मिंग अ जॉब एक्शन सुटेबल फॉर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। और जॉब एक्शन के लिए सुटेबल होती है, जो कि हमारे ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ही यूज़फुल होती है। Next approach is RCEM approach, Regional College of Education Mysore method. Mysore method structure based system method. ये structure based system है for lesson planning and instructional designing, जो हमें lesson plan करने में और instructional designing करने में बहुत help करता है। It focus on enhancing abilities. ये हमारी abilities को enhance करता है, बढ़ाता है। जैसे कि इसमें भी लिखा है अ स्ट्रक्चर सिस्टम फोकस ऑन मेंटल एबिलिटीज़। ये मेंटल एबिलिटीज़ पे फोकस करता है रेदर देन जस्ट कंटेंट। कंटेंट पर फोकस इतना नहीं करता, बट मेंटल एबिलिटीज़ पे हमारा बहुत फोकस करता है। एंड बाय ब्रेकिंग डाउन लर्निंग इनटू 4 की एरियाज। 4 की एरियाज में लर्निंग को इसने ब्रेक डाउन करा है। फर्स्ट वन इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। दिस इज़ क्वाइट सिमिलर विद अवर कंप्यूटर प्रोसेस। जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, देन प्रोसेस होता है और आउटपुट मिलता है। उस भी ठीक उसी तरह इसमें हम पहले नॉलेज लेते हैं। नॉलेज हो गया हमारा इनपुट, ठीक है, हमने इनपुट लिया, नॉलेज ली, फिर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन करा। अंडरस्टैंड करा उस चीज़ को और अपनी एजुकेशन में उसको अप्लाई करा। तो ये दोनों हो गए हमारे प्रोसेस, राइट। उसके बाद हमने क्रिएटिविटी दिखाई, स्किल दिखाई, तो ये हुआ हमारा आउटपुट। स्किल्स दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड ईजी। ये बहुत ही यूज़फुल और ईजी अप्रोच है, और बाकी दोनों अप्रोचेस से ये ज़्यादा हेल्पफुल है और ज़्यादा अप्लाई की जाती है। इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस पर ध्यान नहीं देता ये इतना, जितना कि प्रोडक्ट पे ध्यान देता है। प्रोडक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मीन्स हमारी आउटपुट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू मेंटल एबिलिटीज़, और मेंटल एबिलिटीज़ को भी ये ज़्यादा इन्हांस करता है और उस पर फोकस करता है, राइट। तो ये था हमारा RCEM अप्रोच, और यहीं पर हमारी यूनिट फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी 5, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़ ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड अनदर सब्जेक्ट्स ऑफ BEd। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।